कोरिया में जवान लोगों में स्ट्रेस झेलने वालों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्कूल वायलेंस। बहुत से जवान लोगों को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर नाम की मेंटल बीमारी डायग्नोज होती है। इसमें इंसान जरा सी बात में भड़क जाता है और फिर लोगों पर अटैक कर देता है या जानवरों को भी टॉर्चर करता है। लियो डो पहले एक सोल्जर था और अब स्पेशल फोर्सेस इन्वेस्टिगेटर है। वो बहुत शांत स्वभाव का है और हर सिचुएशन में कूल रहता है। उस सुबह लीडो अपने रोज की तरह पेट्रोलिंग पर था, तभी उसने सड़क के बीच में एक कार एक्सीडेंट देख लिया। वो तुरंत वहां रुककर हालात पूछने लगा। लीडो ने उन्हें सलाह दी कि इंश्योरेंस कॉल करो और जल्दी निकल जाओ ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। इसी बीच जब वो गिरा हुआ सामान उठाने में मदद कर रहा था, उसने देखा कि जिस लड़की ने कार टकराई थी वो एक नर्स थी। नर्स ने अभी अभी नाइट शिफ्ट पूरी की थी और घर जाते वक्त गाड़ी चलाते चलाते सो गई थी। लीडो ने प्यार से उसे सलाह दी कि एक ड्राइवर बुलाकर घर चली जाए ताकि वो सेफ रहे। उसी समय सबवे में एक आदमी जंग के पास आया जिसके हाथ में गन शेप वाला लाइटर था। वो जंग के पास कुछ बेचने का ऑफर लेकर आया था। पास में बैठी दो विदेशी लड़कियां ये देखकर डर गई और वो आदमी हंसने लगा कि सिर्फ एक लाइटर से ही लोग डर जाते हैं। लेकिन जंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठे एक तंदुरुस्त आदमी पर गई जो प्रायोरिटी सीट पर बैठा था, जबकि एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी थी। जंग ने उस आदमी को सीट छोड़ने को कहा, लेकिन वो जिद करने लगा। प्रेग्नेंट औरत झगड़ा नहीं चाहती थी तो उसने जंग को रोक दिया और कहा कि वो अगले स्टेशन पर उतरने ही वाली है। ये सुनकर जंग थोड़ा सा हैरान हुआ। सबवे से उतरते ही जंग सीधा अपनी इंग्लिश क्लास पहुंचा। क्लास में घुसते ही टीचर ने लेट होने पर उसे डांटा, लेकिन जंग ने इग्नोर करके पिस्तौल निकाली और स्टूडेंट्स पर लगातार फायरिंग करने लगा। क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई, गोलियों की आवाज और खून चारों तरफ फैल गया। स्टूडेंट्स डर के मारे गिर पड़े, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। मतलब ये सारा खौफनाक मंजर बस जंग की कल्पना थी। असल में जंग इंटरमिटेंट साइकोसिस से जूझ रहा था। उसने डॉक्टर को बताया कि उसके दिमाग में इंस्टिंक्ट और रीजन के बीच लगातार टकराव चलता रहता है। उसने अपनी दवाई लेना बंद कर दिया था क्योंकि उसे नींद आती थी और पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जंग अब और फेल नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से ही 10 बार फेल हो चुका है। डॉक्टर ने उसे प्यार से समझाया कि अगर वो अपने दिल को दिमाग पर हावी ना होने दे तो कंट्रोल खोने से बच सकता है। इस बीच एक बोर्डिंग हाउस में गुस्साई मकान मालकिन एक अपार्टमेंट तोड़फोड़ कर रही थी क्योंकि किराएदार ने 10 महीने से किराया नहीं दिया था। वो बार बार दरवाजा खटखटा रही थी और फिर जबरदस्ती अंदर घुस गई, लेकिन अंदर से आती बदबू ने उसे चौंका दिया। कमरे में किराएदार की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो सदमे में जोर से चीख पड़ी। पुलिस को मौके पर ना तो जबरन घुसने के कोई निशान मिले और ना ही मर्डर के कोई सबूत, इसलिए उन्होंने फिलहाल ये नतीजा निकाला कि शायद किराएदार ने खुद ही कोई बेवकूफी भरी हरकत की है। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो एक हैरान कर देने वाली एक चीज मिली। विक्टिम की जेब में एक राइफल की गोली थी। ऐसा केस कोरिया में पहले कभी नहीं देखा गया। पुलिस ऑफिसर नामगिल ने तुरंत लीडो को इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाया। लीडो ने ध्यान से सर्च किया तो पता चला कि सीलिंग को टेप से बहुत ही घटिया तरीके से पैच किया गया था। जैसे ही उसने टेप हटाया, सैकड़ों गोलियां नीचे गिर पड़ी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उस दोपहर जंग अपने बोर्डिंग हाउस वापस लौटा। वो आने वाले एग्जाम की पढ़ाई करने वाला था, लेकिन बगल घर के कमरे में शोर इतना था कि उसका ध्यान ही नहीं लग पाया। उसी समय लीडो गोलियों की तस्वीर देख रहा था। ये तस्वीर देखकर उसे अपने बैटलफील्ड की दिन याद आ गए। उस वक्त चारों तरफ मदद के लिए चीखें गूंज रही थी, लेकिन ऊपर से आई ऑर्डर की वजह से लीडो को पीछे हटना पड़ा। उसी दिन उसने अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। ये दर्द आज तक उसे सताता है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में चीफ ने एक मेंबर की शानदार एकेडमिक परफॉर्मेंस की तारीफ की। लीडो को उसे ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी गई। मिशन पर जाते वक्त जंग मैन जोश में ढेर सारे सवाल पूछ रहा था, जिससे कि ठंडे स्वभाव वाला लीडो भी हंस पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रही कि वो गलत नहीं है। लीडो उसके पास गया और प्यार से समझाया कि अकेले प्रोटेस्ट करना लीगल है और कानून से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई परेशानी दे तो वो उसे कॉल कर सकती है। जंग ये सुनकर हैरान रह गया और बोला कि लीडो तो बहुत इजी गोइंग है। लीडो ने शांत होकर बताया कि उस औरत का बेटा खतरनाक काम करता था, लेकिन उसे दूसरों की तुलना में सिर्फ 1/3 सैलरी दी जाती थी। फिर वो एक एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन उसके परिवार को कोई माफी तक नहीं मिली। पुलिस का असली काम है लोगों को उनके हक समझाना। इधर जंग टे खाना खाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि फ्रिज में रखा उसका फिश बॉक्स किसी ने छेड़ दिया था। जंग तुरंत मैनेजर के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन मैनेजर ने बिल्कुल लापरवाही दिखाई और कोई ध्यान नहीं दिया। गुस्से में जंग ने तुरंत रिपोर्ट कर दी कि रूम 308 से हमेशा औरत के कहराने की आवाज आती है, जैसे वहां कोई चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड लेकर आया हो। ये सुनकर मैनेजर ने ना सिर्फ कोई एक्शन लिया बल्कि मजाक में कहा, अरे इतनी खुशहाल घटना के लिए तुमने
तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, खुद ही मजे कर लिए। जंग भड़क गया और हॉस्टल के रूल्स हैं लेकिन कोई मानता नहीं। ये सुनकर मैनेजर नाराज हो गया और बोला कि जंग पढ़ाई पढ़ाई करके पागल हो रहा है और विक्टिम माइंडसेट डेवलप कर रहा है। फिर उसने जंग को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अपने कमरे की तरफ लौटते वक्त जंग ने देखा कि एक टैटू वाला आदमी सिगरेट पी रहा था। जंग ने उसे नो स्मोकिंग रूल याद दिलाया लेकिन उस आदमी ने उल्टा जंग को मार दिया। जंग जवाब नहीं दे पाया और गुस्से में अपने कमरे में लौट आया। तभी जंग की मेंटल बीमारी का अटैक आ गया। कंट्रोल खोते ही उसने बिस्तर के नीचे से पिस्तौल निकाली और बैठे हुए उस टैटू वाले आदमी पर निशाना साध दिया। जंग उसे मार देना चाहता था क्योंकि उसने उसे बेइज्जत किया, लेकिन आखिरी पल में उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और ट्रिगर नहीं दबाया। उसी समय एक महिला कर्मचारी मिसेस पार्क उसके घर पर वाटर प्यूरिफायर चेक करने के लिए आई, लेकिन घर पर सिर्फ उनका बेटा था। वाटर प्यूरिफायर ठीक करते वक्त उस महिला ने गलती से देखा कि घर के बेटे के पैर में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ब्रेसलेट लगा है जो क्रिमिनल्स को पहनाया जाता है। ये देखकर वो डर गई और जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। जैसे ही वो किचन से बाहर निकली और दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि वो लड़का उसके सामने खड़ा होकर दरवाजा बंद कर रहा था। साफ था कि उसके इरादे ठीक नहीं थे। औरत डर गई और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। तभी अचानक लीडो और डोंगमैन वहां पहुंच गए क्योंकि उस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट से अचानक वार्निंग सिग्नल आया था। ये देखकर महिला ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से निकल गई। लीडो उसके साथ कार तक गया और उसे अगली बार ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी। लड़की को विदा करने के बाद लीडो और डोंगमैन ने मिसेस पार्क के बेटे के घर के आसपास चेक किया। तभी जब डोंगमैन चेक करने में बिजी था, यूनसुंग ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन लीडो समय पर पहुंच गया और उसे रोक लिया। फिर लीडो ने यूनसुंग को जमीन पर गिरा दिया। यूनसुंग चिल्ला रहा था कि उसे इंसानी आजादी चाहिए, पुलिस हमेशा उसे कैद करके रखती है और वो कुत्ते जैसे जिंदगी जी रहा है। लीडो ने शांत होकर समझाया कि पुलिस उसके ह्यूमन राइट्स की इज्जत करती है, इसीलिए उसे मॉनिटरिंग ब्रेसलेट पहनाकर घर पर फ्री रखा है, वरना वो अभी जेल में होता। लीडो और डोंगमैन के जाने के बाद डोंगमैन को अफसोस हुआ और उसने लीडो से माफी मांगी, लेकिन लीडो ने बस प्यार से याद दिलाया कि विक्टिम से दिल से पेश आना चाहिए और क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। उस रात जंग पढ़ाई में लगा था, तभी रूम 308 से फिर से सेक्स की आवाजें आने लगी। ये सुनकर उसका पारा चढ़ गया। गुस्से में जंग ने बिना हिचकिचाए अगले कमरे पर पिस्तौल तान दी और ट्रिगर दबा दिया। गुस्से में भरे जंगटे ने रूम 308 में मौजूद आदमी को गोली मारकर मार डाला। आवाज सुनकर टैटू वाला आदमी भड़क गया और चिल्लाने लगा, लेकिन अब भी वो जंग के निशाने पर था। जंग बार बार पिस्तौल में गोलियां भरकर नाइट क्लब के गेस्ट को मारने लगा, जैसे वो किसी बैटल फील्ड में दुश्मनों को साफ कर रहा हो। गेस्ट की लाशें अपने ही खून के तालाब में पड़ी थी। जब लीडो की पुलिस टीम वहां पहुंची तो एक बदकिस्मत पुलिसकर्मी को गोली लग गई थी। लीडो ने सबको अपनी पोजीशन पर रहने का इशारा किया और खुद चुपके से अंदर जाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया। उसी वक्त जंग पागलों की तरह हर कमरे की तलाशी ले रहा था, जैसे किसी को बख्शने का इरादा ही ना हो। उसकी बंदूक से हर बार गोली चलती और एक बदकिस्मत इंसान वहीं ढेर हो जाता। हालात काबू से बाहर देखकर लीडो पीछे हटा और तुरंत पलटवार की प्लानिंग बनाई। उसने पूरे होटल की बिजली काट दी और खुद को चारा बनाकर जंग का ध्यान अपनी तरफ खींचा ताकि पुलिस बचे हुए लोगों को बाहर निकाल सके। जंग रोशनी का पीछा करते करते वहां पहुंचा जहां लीडो छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसने देख लिया कि डोंगमैन चुपके चुपके आम लोगों को बाहर निकाल रहा था। जंग गुस्से में चिल्लाया और फिर से गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से डोंगमैन के हाथ में गोली लगी और वो गिर पड़ा। जंग आगे बढ़ा, बंदूक उठाई और उसे मारने ही वाला था कि तभी लीडो अचानक आया और जंग का सिर दीवार से दे मारा। जंग वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर में लीडो की टीम आई और जंग को अस्पताल ले गई पूछताछ के लिए। लीडो फिर जंग के कमरे में लौटा और शक से बिस्तर उलट पलट करके देखने लगा। वहां उसे अजीब अजीब बंदूकों के पार्ट्स मिले। फौज में गनर रह चुका लीडो तुरंत समझ गया कि ये हथियार विदेशी जंगों में इस्तेमाल हुए थे और कोरिया में नहीं होने चाहिए थे। एक बात और डराने वाली थी, ये वही हथियार थे जो पिछले फांसी वाले केस से जुड़े थे। वह दोनों क्राइम सीन से मिली गोलियां एकदम मैच कर रही थी। पुलिस चीफ ने रिपोर्ट सुनते ही सबको आदेश दिया कि मामला सीक्रेट रखा जाए क्योंकि ये अब साधारण केस नहीं रहा। इस बीच जंग मेंटल हॉस्पिटल में ऐश कर रहा था और उसने बयान देने की शर्त रखी कि सवाल सिर्फ लीडो ही पूछे। इंट्रोगेशन रूम में लीडो ने पूछा कि आखिर उसने उसे ही क्यों चुना। जंग ने कहा कि जब वो पागलपन में था तो उसे होश नहीं था। लीडो ने उसका सिर दीवार से मारा तब वो होश में आया और उसने बताया कि उसकी सारी बंदूकें उसे एक्सप्रेस डिलीवरी से आई थी। शुरू में तो उसने एक गन मंगवाई थी, लेकिन फिर कई बंदूकें
बंदूकें भेज दी गई। लीडो ने पूछा कि इतनी हत्याओं का उसे अफसोस है या नहीं, लेकिन जंग बोला कि जिनको उसने मारा वो सब सजा के काबिल थे, वो बस गुनहगारों को सजा दे रहा था। जंग ने यह भी खुलासा किया कि और भी लोग हैं जिनके पास गन है। अब लीडो को शक हो गया कि इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। उसने ठान लिया कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा। जब जंग को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जा रहा था तो रिपोर्टर उसे घेर कर सवाल पूछने लगे, खासकर पत्रकार वोंग सू। उसने कैप्टन का रास्ता रोक लिया क्योंकि उसने गलती से गन बॉक्स की तस्वीरें खींच ली थी। उसने धमकी दी कि अगर कैप्टन ने जानकारी नहीं दी तो वो इन्हीं तस्वीरों के आधार पर न्यूज छाप देगा। कैप्टन ने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि बेकार की बातें पब्लिश ना करें। स्कूल में कुछ लड़के ग्यूबोंग को तंग कर रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि लड़कियों की और भी गंदी वाली फोटो खींचकर उन्हें दे ताकि वो बेचकर पैसे कमा सके और कार खरीद सके। उसी समय यूनसुंग सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा था जब उसने एक औरत को गाली गलौज करते हुए सुना। गुस्से में उसने पूछ लिया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। यूनसुंग तो बस कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जानवर हो। घर लौटते ही उसने अपनी माँ के नाम का एक एक्सप्रेस पार्सल मिला। खोलकर देखा तो उसमें बंदूक के अलग अलग पार्ट्स थे। ये देखकर यूनसुंग इतना खुश हो गया कि पागल होने लगा। उसने तुरंत पार्ट्स जोड़कर बंदूक बना ली। रात को डोंगमैन और उसके गैंग डायरेक्टर किम को एक सुनसान जगह ले जाकर जिंदा गाड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। जब डोंगमैन गाड़ने ही वाला था, डॉक्टर किम ने एक डील ऑफर की। वो मैनेजर गोंग का सीक्रेट बताएगा और डोंगमैन को बंदूक दिलवाएगा। उसने वादा किया कि वो डोंगमैन को पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना देगा। डोंगमैन की गैंग को लगा कि बंदूक से कुछ नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टर किम बोला कि उसके पास बहुत सारी बंदूकें हैं। तभी मैनेजर गोंग का फोन आया। उसने पूछा कि काम हुआ या नहीं। डोंगमैन को पता था कि अगर वो मिशन पूरा कर देगा तो गोंग उसे वो फैसिलिटी दे देगा जो अभी मिस्टर किम के पास है। ये सोचकर उसने डायरेक्टर किम को मार डाला। अगली सुबह यूनसुंग मिलिट्री शूटिंग रेंज पर पहुंचा। वहां वो अपनी नई बंदूक टेस्ट करने के लिए आया था। प्रैक्टिस की गोलीबारी की आवाज में वो लगातार फायर करने लगा। इधर डोंगमैन और उसकी गैंग मैनेजर गोंग से मिलने गए और काम का हिसाब दिया, लेकिन गोंग ने अपना वादा नहीं निभाया। उसने उन्हें जानवर कहा और कहा कि और मेहनत करो, इंतजार करो। नाराज होकर डोंगमैन चला गया और अपने आदमियों को नया टास्क दिया। पुराने मोटल वाले केस की जांच करनी है। स्कूल की छत पर ग्यूबोंग को स्कूल बॉस टाइहुन का मैसेज आया, माँ का आईडी नाइट क्लब में लेकर आओ। ग्यूबोंग माँ की दुकान पर गया। चालाकी से आईडी लेने की सोची, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने अपनी माँ के पर्स से 50,000 वॉन निकाले और नाइट क्लब में टाइहुन से मिलने चला गया। आईडी न लाने पर टाइहुन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। उनका प्लान था कि ग्यूबोंग की माँ की आईडी के साथ हाई इंटरेस्ट पर कर्जा लेना। ग्यूबोंग ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ को छोड़ दो, वो पहले से ही बहुत दुखी है। बदले में उसने वादा किया कि वो और भी लड़कियों की फोटो लाएगा, लेकिन टाइहुन ने फिर मारा और कहा, तेरी माँ का दुख से मुझे क्या लेना देना। फिर उसने ग्यूबोंग को कहा, कल आईडी लेकर आना। इधर डोंगमैन और ह्यूट को डायरेक्टर किम की कार मिल गई। उन्होंने कार में तलाशी शुरू की तो ट्रंक में एक असली बंदूक मिली। ह्यूट डर गया और डोंगमैन को बंदूक छूने से रोकने लगा, लेकिन डोंगमैन को अभी अभी मैनेजर गोंग ने बेइज्जत किया था, तो उसने ठान लिया कि अब अपने आदमियों को जिंदगी में वो फिर शर्मिंदा नहीं होने देगा। उसने बंदूक उठा ली और आगे का प्लान सोचने लगा। ह्यूट के तो होश उड़ गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उधर लीडो को अभी भी हाल ही के मामलों पर शक था, तो वो और जानकारी ढूंढने निकल पड़ा। जंग की गवाही के मुताबिक ये बंदूकें कुरियर से भेजी गई थी। लीडो ने नाइट क्लब में आए सारे ऑर्डर्स चेक किए, लेकिन कोई काम की चीज नहीं मिली। लीडो निराश हो गया और उसने डोंगमैन के आदमियों को कुछ कार्टून्स के साथ काम करते देखा। उन्होंने कहा कि वो बस पुराना गत्ता इकट्ठा कर रहे हैं बेचने के लिए, और फिर जल्दी से निकल गए। लीडो को लगा यहाँ कुछ सुराग मिल सकता है, तो वो कार्टून्स में तलाश करने लगा। तभी उसके टीम लीडर का फोन आया। उन्होंने जंग के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स देखे थे, लेकिन कोई पार्सल भेजने का रिकॉर्ड नहीं था। लीडो जाने वाला था कि तभी उसे एक बॉक्स मिला जिस पर रिसीवर का नाम था और पता लिखा था। उस बॉक्स पर बना सिंबल उसे बहुत जाना पहचाना लगा। उसे याद आया कि ऐसा ही पैकेट उसने यूनसुंग के घर पर देखा था। लीडो ने तुरंत अपना टीम से संपर्क किया जो यूनसुंग पर नजर रख रही थी, लेकिन जब उन्होंने यूनसुंग की टैक्सी रोकी तो अंदर सिर्फ उसका फोन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ब्रेसलेट पड़ा था। यूनसुंग कुछ दूरी पहले ही उतर गया था। लीडो तुरंत यूनसुंग के घर पहुंचा, जहां उसने मूनबैक नाम के आदमी को सामान खंगालते हुए पकड़ा। पूछताछ में मूनबैक ने कहा कि वो एक पार्सल लेने के लिए आया था। लीडो ने पूछा, क्या तू यहाँ बंदूक लेने आया है? मूनबैक ने बात घुमाने की कोशिश की। लीडो ने गुस्से में कहा, सच सच बोल। तब मूनबैक ने बताया कि उसे पहले एक पार्सल मिला था जिसमें गोलियां भरी थी और साथ में एक लिस्ट भी थी जिसमें बहुत डिटेल जानकारी थी। मूनबैक के मुताबिक वो जिज्ञासा में यहाँ आया था, लेकिन डर के मारे अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़ा रहा। तभी उसने देखा कि यूनसुंग घर से तेजी से निकला और दरवाजा भी खुला छोड़ गया। मूनबैक अंदर गया, बॉक्स खोला और तभी लीडो ने उसे पकड़ लिया।
लीडो ने ये सुनते ही अपनी टीम को कॉल किया। टीम ने बताया कि यूनसुंग अपना फोन और ट्रैकिंग डिवाइस छोड़कर भाग गया है और उसकी कार में कोई बंदूक नहीं है। लीडो ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। इसी दौरान कोई शख्स यूनसुंग के घर आया। मूनबेक ने खुद लीडो को कहा, चलो उसे पकड़ते हैं। पीछा शुरू हुआ। मूनबेक ने शॉर्टकट लेकर सामने से उस शख्स का रास्ता रोका और उसे गिरा दिया। पता चला वो डोंगमैन का आदमी ह्यूट था, लेकिन लियो उसे पहचानता नहीं था। इसी टाइम लीडो को अपनी टीम का फोन आया, यूनसुंग मिल गया है एक रेस्टोरेंट में, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। लीडो सोच ही रहा था कि कैसे पहुंचे कि मूनबेक ने खुद ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और बोला, चलो जल्दी बैठो। रास्ते में लीडो ने जोंगमैन को कॉल करके कहा कि वो ह्यू को स्टेशन ले जाए और पूछताछ करे। फिर लीडो और मूनबेक सेक्शन चीफ से बताए रास्ते पर यूनसुंग को ढूंढने निकल पड़े। मूनबेक बड़ा एक्साइटेड था, पहली बार किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। लगभग यूनसुंग के ठिकाने के पास पहुंचते ही मूनबेक ने पूछा, हम दोनों अकेले सेफ तो रहेंगे? लीडो ने सख्त आवाज में कहा, ड्राइविंग पर ध्यान दो। यूनसुंग टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकल रहा था, लेकिन मूनबेक भी पीछे हट नहीं रहा था। ट्रेस करते करते वो एक चौक जैसी जगह पहुंचे। फिर यूनसुंग के निशान गायब हो गए। लीडो को शक हुआ कि यूनसुंग पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो उसने सिक्योरिटी सेक्शन चीफ को उसका पीछा करने को कहा। सेक्शन चीफ ने बताया कि रास्ते में ही यूनसुंग गायब हो गया। लीडो ने तुरंत स्टेशन चीफ को चेतावनी दी, सावधान रहना, यूनसुंग बदला लेने आ सकता है। चीफ ने चेक किया, लेकिन कोई संदिग्ध हरकत नहीं दिखी। लीडो और चीफ यार्ड में मिले ही थे कि ऊपर से गोलियों की आवाज आई। भागकर ऊपर पहुंचे तो देखा यूनसुंग पहले से ही 3 पुलिस वाले को मार चुका था। उसे लोगों के आने की खुशी थी, क्योंकि आज जिसको मारना था वो सब यहीं थे। चीफ ने यूनसुंग को रोकने को कहा, लेकिन यूनसुंग ने हंसते हुए बोला, मैं पहले ही इतने लोगों को मार चुका हूँ, अब रुकूंगा तो कानून मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तभी लीडो ने पहल करके गोली चलाई और यूनसुंग का ध्यान भटकाया। लीडो चीफ को एक सुरक्षित जगह ले गया और पूछा, नाइट क्लब में जो बंदूकें मिली वो कहाँ रखी है? चीफ ने कहा, बेकार है, उनमें गोलियां नहीं है। लीडो ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास गोलियां हैं। प्लान बनाकर लीडो ने चीफ और बाकी पुलिस वाले को बाहर निकालने का मौका दिया। खुद को चारा बनाकर यूनसुंग का सामना किया। पुलिस स्टेशन में लगातार गोलियां चल रही थी। चीफ भागते वक्त यूनसुंग की गोली से घायल हो गया, लेकिन साथी ने समय रहते बचा लिया। घाव से निकला खून यूनसुंग के लिए ट्रेल बन गया। लीडो गाड़ी में जाकर मूनबेक से गोलियां लेने लगा। मूनबेक नाराज था कि उसे अंदर नहीं आने दिया गया, तो उसने हथकड़ी खोलकर मदद के लिए भागा, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर वोंगसू से हो गई, जो लीडो के पीछे दौड़ रहा था। उधर यूनसुंग खून के निशान पकड़ते हुए चीफ के छुपने की जगह पहुंचा। एक महिला पुलिस ऑफिसर ने मौका देखकर गोली चलाई, जो यूनसुंग के चेहरे के पास से निकल गई। ये देखकर यूनसुंग और भड़क गया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। गोलियों की आवाज ने लीडो को उसके पुराने डरावने यादों से बाहर खींच लिया। वो जान गया कि उसकी टीम को उसकी जरूरत है और बिना देरी किए गोलीबारी की जगह की तरफ दौड़ पड़ा। उसी वक्त लीडो ऐसे था जैसे कोई शिकारी कुत्ता शिकार पर छोड़ दिया गया हो। वो फटाफट उस जगह पहुंच गया जहां उसकी टीम मुसीबत में थी। क्रिटिकल सिचुएशन में लीडो ने आते ही यूनसुंग की टांग में गोलियां मार दी। फिर वो सीधे दौड़कर टीम लीडर को बचाने गया और यूनसुंग पर फायर कर दिया। लीडो की कई गोलियां लगते ही यूनसुंग वहीं गिर पड़ता है। लीडो ने चेतावनी दी, गन नीचे रखो। यूनसुंग डर गया, बंदूक मेज पर रख दी और सरेंडर कर दिया। इससे टीम को सेफ जगह जाने का मौका मिला, लेकिन यूनसुंग धीरे धीरे रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। लीडो भी मेज के पास पहुंचा ताकि यूनसुंग को पकड़ सके, मगर यूनसुंग वहां था ही नहीं। लीडो घबरा गया और खून के निशान देखने लगा। उधर यूनसुंग पुलिस टीम के छुपे होने वाली जगह तक पहुंच चुका था। उसने बंदूक उठाई और सबको मारने ही वाला था कि अचानक लीडो को अपना पुराना हादसा याद आ गया, जब उसे दूसरों की जान के बदले एक सौदा करना पड़ा था। रियलिटी में लौटते ही लीडो ने यूनसुंग पर गोलियां चला दी। ये पूरा सीन वोंगसू के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और मूनबेक ने बाहर से ही सब कुछ देख लिया। बाद में वोंगसू वो वीडियो एडिटोरियल ऑफिस ले गया। उसका बॉस हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एक्सक्लूसिव मिलेगा। वीडियो देखकर बॉस को शक हुआ कि कहानी में कोई राज है, क्योंकि जो बंदूक वीडियो में थी वो आम नहीं थी और मोटल वाला केस भी गड़बड़ लग रहा था। उसने वोंगसू से कहा कि अगर और इन्फो मिले तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वोंगसू ने तुरंत इस केस पर काम करने के लिए हाँ बोल दिया। वोंगसू को लगा कि अब लीडो की तारीफ होगी, लेकिन सुबह सुबह वो सेल में बैठा था जैसे कोई क्रिमिनल। 2 चिड़चिड़े पुलिस वाले उसे पूछताछ कर रहे थे, तुझे गोलियां कहाँ से मिली और मूनबेक से क्या रिश्ता है? मूनबेक के बयान के मुताबिक गोलियां लीडो ने उसकी गाड़ी से ली थी। मूनबेक तो उन्हें पुलिस को देने वाला था। लीडो ने शांत होकर कहा, हम तो बस रास्ते में मिले थे, सिचुएशन इमरजेंसी थी तो मदद मांगी। पुलिस वालों को भरोसा नहीं हुआ और ताना मारने लगे, तूने गलती से यूनसुंग को मार दिया। तू पहले से 99 लोगों को शूट कर चुका है और यूनसुंग 100वां था। लीडो भड़क गया, कहता है जरा सोच समझकर बात करो। फिर दोनों उसे चिढ़ाते हैं। तभी पुलिस चीफ अंदर आया और लीडो को बाहर ले जाने लगा, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले अड़ गए। इसने
इलीगल बुलेट्स इस्तेमाल किए हैं। चीफ ने गुस्से में डांट दिया, सीसीटीवी नहीं देखा क्या? इसी ने 30 ऑफिसर्स की जान बचाई है। वो फिर भी लीडो को डिसिप्लिनरी कमेटी भेजने की जिद करते हैं। चीफ गुस्से में शर्ट उतार कर मेज पर फेंकते हुए बोला, मैं इसका सीनियर हूँ, सजा पहले मुझे दो। चीफ की प्रोटेक्शन की वजह से लीडो को छोड़ दिया गया। जब लीडो गेट पर पहुंचा तो बाहर रिपोर्टर्स का झुंड खड़ा था। अच्छी बात यह हुई कि उसके अंकल टाइम पर आ गए और उसे गाड़ी पर बिठाकर वहां से निकाल ले गए। रास्ते में अंकल टेंशन में थे और उसे डांटने लगे, इस गन केस में अब और मत पड़ना। लीडो बस हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप सुनता रहा। घर पहुंचने पर उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल थे। उसने जल्दी से दवा खाई और उसे वो 2 पुलिस वालों की बातें याद आई। फिर उसका दर्दनाक अतीत भी याद आ गया। हर बार जब वो इसे याद करता है तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है। अगली सुबह स्कूल में डरपोक जोंग डोंग को घसीटकर बाथरूम में लाया जाता है। टेह्यून चाहता है कि जोंग डोंग ग्यूबोंग को जोर से मारे। ग्यूबोंग को उम्मीद नहीं थी कि जोंग डोंग उसे हिट करेगा। जोंग डोंग ने दर्द से ग्यूबोंग को देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। गुंडों ने ग्यूबोंग को धमकाया, जल्दी से अपनी माँ का आईडी ले आ। लंच के समय ग्यूबोंग को परेशान किया गया, उसके सिर पर खाना उड़ेल दिया गया। वो बस चुपचाप सहता रहा, लड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। कपड़े बदलकर एक कोने में बैठा, कपड़े निचोड़ता रहा और अंदर से वो काफी परेशान था। तभी संयोग से उसने देखा कि जोंग डोंग जल्दी जल्दी कुछ गुंडों को देने के चक्कर में गिर पड़ा। दोनों की नजरें मिली लेकिन कुछ कह नहीं पाए। ग्यूबोंग को लगा घर जाकर चैन मिलेगा, लेकिन वहां भी गुंडे उसे मैसेज करके तंग करने लगे। थका हारा ग्यूबोंग कपड़े उतार कर बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेस डिलीवरी आया। उसने बॉक्स खोला, अंदर एक गन थी। वो शीशे के सामने जाकर गन हाथ में लेकर खतरनाक हंसी हंसने लगा। उधर पुलिस ने लीडो को 3 महीने के लिए सस्पेंशन का नोटिस भेज दिया। लीडो पुलिस स्टेशन पहुंचा और जोंग मैंग से पूछा, यूनसुंग के घर से जो आदमी भागा था उसे पहचान लिया? कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वो सस्पेंडेड था। उसके अंकल ने सबको कह दिया कि लीडो को इन्फॉर्मेशन दो। जोंग मैन ने बताया, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था जिसे तुमने अरेस्ट किया था। लीडो को यह अजीब लगा तो उसे याद आया कि उसने ह्यूट को बिजली के खंबे से बांधा था। उसने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक करने को कहा। नंबर मिलते ही उसे याद आया कि उसने वो गाड़ी पहले भी देखी है। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि जिसे लीडो ने बांधा था वो ह्यूट था। वो बदमाश जो मोहल्ले में हमेशा झगड़े करते रहता था, अभी अभी जेल से छूटा है और मैनेजर गोंग के लिए काम कर रहा था। ह्यूट को पहले भी लीडो और डिटेक्टिव सू हरा चुके थे। ये सुनकर लीडो ने तुरंत डिटेक्टिव सीओ को कॉल किया। मैनेजर गोंग कहाँ है? उसने जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने जोंग मैन से कहा, मूनबेक के बारे में जितनी जानकारी है सब निकालो। लीडो तेजी से मैनेजर गोंग की लोकेशन पहुंचा। वहां के लोग उसे अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैनेजर गोंग ने कहा उसे आने दो। लीडो बैठते ही बोला, तुम गन बेच रहे हो? गोंग हंस पड़ा, इतना खतरनाक काम करने का टाइम नहीं है मेरे पास। फिर सबूत के तौर पर उसने अपने आदमियों को कहा कि उनके पास जो भी हथियार है निकाल कर दिखाओ। तभी लीडो ने फोटो निकाली और मैनेजर गोंग से पूछा, इसको पहचानते हो? गोंग ने साफ कहा, नहीं जानता। लेकिन लीडो को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि उसने सुना था कि ह्यूट गोंग के लिए काम करता है। गोंग फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा, मेरे इतने लोग हैं, सबको याद थोड़ी रखता हूँ। आखिर में लीडो को कोई काम की जानकारी नहीं मिली। जाते जाते उसने गोंग को चेतावनी दी, अगर गन बेचने का सबूत मिला तो सीधा जेल भेज दूंगा। इसके बाद लीडो डोंग वैन कंपनी पहुंचा। वहां उसने एक बिजनेस कार्ड वाले आदमी के बारे में पूछा जो मूनबेक ने दिया था। कोई जानकारी नहीं मिली। तभी जोंगमैन ने मूनबेक का पता दे दिया। लीडो वहां गया और मिलने का फैसला किया। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। लीडो ने सीरियस होकर पूछा, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मूनबेक ने खुले दिल से बताया, मुझे कैंसर है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। उसने शर्ट खोलकर सर्जरी के निशान भी दिखाए। बीमारी से लड़ते लड़ते थक चुका था, इसीलिए उसने गन लेकर कुछ पागलपन करने का सोचा। लीडो ने पूछा, गोलियां कहाँ से मिली? मूनबेक बोला, एक अजीब वेबसाइट दिख गई थी। उसके एडमिन ने कहा, तुम्हें फ्री में गन दूंगा। मैंने टेस्ट करने के लिए क्लिक किया। 3 दिन बाद एक्सप्रेस डिलीवरी से पैकेज आया, लेकिन उसमें सिर्फ बुलेट्स थी। लीडो जानना चाहता है कि वो वेबसाइट कैसी दिखती है। मूनबेक ने दिखाया, पर अब वो वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी। मूनबेक ने एक और अहम बात बताई, उस पैकेज में उन लोगों के एड्रेस की लिस्ट भी थी जिन्होंने गन ऑर्डर की थी, लेकिन उसने वो कागज फेंक दिया। लीडो को अफसोस हुआ, लेकिन मूनबेक बोला, कोई बात नहीं, मुझे पूरी लिस्ट याद है। लीडो ने कहा, तो फिर लिख दो। मूनबेक ने सब लिख दिया। लीडो ने ध्यान से देखा और चौंक गया। लिस्ट में मिसेस सुनुंजा का एड्रेस था, जिसे वो अक्सर मदद करता था। लीडो सीधा उसकी घर की तरफ निकल पड़ा। मूनबेक भी उसके पीछे गया। इधर सुनुंजा पार्किंग में चेयरमैन का इंतजार कर रही थी। गाड़ी आते ही उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन नाराज हो गया और ड्राइवर को कहा, इसे भगा दो। सुनुंजा बस चाहती थी कि चेयरमैन उसके बेटे से माफी मांगे, लेकिन उसने धैर्य खो दिया और ड्राइवर को कहा, गाड़ी चढ़ा दो। डरी हुई सुनुंजा पीछे हटी, फिर गुस्से में गन
निकालकर गाड़ी पर तान दी। असल में उसे भी वही ऑर्डर मिला था। उसने चेयरमैन पर गोलियां चला दी अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। वो मानती है कि ओवरवर्क की वजह से उसका बेटा मरा और इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन की है। चेयरमैन ने माफी भी मांगी लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुनुंजा ने कई गोलियां चलाकर उसे मार दिया। फिर उसने लीडो को कॉल किया। वो खुश भी थी, दुखी भी। कहती है माफी मिल गई, अब बस घर लौटकर बेटे के लिए आखिरी खाना बनाना चाहती हूँ। लेकिन तभी ह्यूट भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। लीडो जल्दी से सुनुंजा के घर पहुंचा। कई बार कॉल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अजीब सी आहट थी। आईने में देखा तो एक आदमी चाकू लिए इंतजार कर रहा था। लीडो ने तुरंत फूलदान उठाकर उसके सिर पर दे मारा। तभी ह्यूट अंदर आया, आत्मविश्वास से भरा क्योंकि उसके साथ लोग थे। उसने लीडो की फोटो भी खींच ली याद के तौर पर। लीडो ने गुस्से में पूछा, सुनुंजा कहाँ है? ह्यूट ने जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझी और अपने गुंडों को इशारा कर दिया। लीडो को शक हुआ कि ये सब मैनेजर गोंग के कहने पर हो रहा है। ह्यूट ने गन निकालकर धमकाने की कोशिश की लेकिन लीडो ने तुरंत गन छीन ली। उसने फायर किया लेकिन गन खाली थी। फिर गुंडे उस पर टूट पड़े लेकिन वो सब लीडो के सामने टिक नहीं पाए। ह्यूट ने हालात बिगड़ते देखकर बाहर खड़े अपने आदमियों को बुलाया लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर पूरी गैंग को मून बेक ने रोक रखा है। मून बेक बाहर खड़ा खुश होकर इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी से उतरा और गुंडों की कार की तरफ चला गया। मून बेक ने धीरे से उन्हें समझाया कि यहाँ गाड़ी पार्क मत करो। अचानक ह्यूट ने गुंडों को मैसेज किया। मून बेक ने उसकी तरफ झांक कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया क्योंकि उसने गुंडों को देख लिया था। गुंडे उसे मारना चाहते थे। वो गाड़ी से उतरे और मून बेक की तरफ बढ़े। मून बेक को पहले से पता था तो वो और भी खुश हो गया। आराम से गाड़ी पर बैठा, एक्सेलेरेटर दबाया और सीधे गुंडों की तरफ दौड़ पड़ा उन्हें डराने के लिए। गुंडे गुस्से में आ गए और उसका पीछा करने लगे लेकिन पकड़ नहीं पाए। मून बेक तो पहले से ही निकल गया था लेकिन फिर अचानक मुड़कर गुंडों पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में मून बेक ने उन्हें बेहोश कर दिया और सब जमीन पर पड़े थे। अंदर में लीडो ने सुनुंजा को अलमारी में छुपा हुआ पाया। उसने कहा, तुम यहीं रुको, पहले मैं इन रास्ता रोकने वाले लोगों को हटाता हूँ। लीडो ने ह्यूट और उसके गैंग को निपटाया और जल्दी से सुनुंजा को मून बेक की गाड़ी में बैठा दिया। लीडो ने उसे हौसला दिया कि हिम्मत रखो। गाड़ी चलाते हुए उसे वो वक्त याद आया जब एक मिशन में वो सुनुंजा की फोन कॉल का जवाब नहीं दे पाया था। उसने तब खुद को बहुत कोसा था। इस वक्त वो बहुत परेशान था। जब वो सुनुंजा को ऑपरेशन रूम के दरवाजे तक लाया उसे उनका रिश्ता याद आया। एक सर्द दिन जब लीडो पेट्रोलिंग कर रहा था उसने सुनुंजा को ठंड में गिरा हुआ देखा। उसके हाथ में एक बोर्ड था जिसमें अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग लिखी गई थी। लीडो भागकर उसके पास गया, पूछताछ की और उसे घर ले गया। उसने कहा कि अपना ख्याल रखा करो। सुनुंजा ने खुशी में सिर हिलाया। फिर अंदर जाकर एक जार कीमची निकाल कर दी और बोला, ये तुम ले लो, तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। अब लीडो को याद आया कि इस सब के पीछे मैनेजर गोंग है। वो गुस्से में उसके एरिया में घुसा और उसके कई आदमियों की जमकर पिटाई की। जो लोग मिसेस सुनुंजा के घर में लीडो से पीटे थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लीडो ने डिटेक्टिव सीओ से कहा कि जरा देखो इनके पास कोई पेपर लिस्ट है क्या। डिटेक्टिव सीओ को लिस्ट मिली और उसने लाकर लीडो को दे दी। दोनों अंदर जाकर बात करने लगे। लीडो ने डिटेक्टिव सीओ को साबित कर दिया कि लिस्ट और डिब्बा दोनों में एक ही लोगों के नाम है। इससे पता चलता है कि यह संगठित अपराध है। असल में इन लोगों को बंदूक कुरियर से भेजी गई ताकि कोई उनका फायदा उठाकर हत्या कर सके। जिन्होंने बंदूक पाई वो साधारण लोग थे। उनके पास ना तो बंदूक रखने का अधिकार था न पैसों से तस्करी करने की क्षमता। इस लिस्ट और डिब्बे से पता चलता है कि उनके पास बंदूक है और वो और कहां से ला सकते हैं। इसी वजह से ह्यूट को पता चला कि सुनुंजा के पास बंदूक है और वो उसके घर आ धमका। पुलिस चीफ को शक हुआ कि ह्यूट को उनका डाटा कैसे मिला। किसी ने अंदाजा लगाया कि शायद इनके फोन में मैलवेयर आ गया होगा जिससे कॉल, मैसेज या पर्सनल डाटा मॉनिटर हो रहा था। पुलिस चीफ ने सबको बोला कि पहले सच्चाई पता करो, अगर किसी के पास बंदूक है तो उसे जब्त करो। सब चले गए लेकिन पुलिस चीफ ने डिटेक्टिव सीओ को रोक लिया। उसे पता था ये सुराग लीडो ने ढूंढा है। डिटेक्टिव सीओ ने मान भी लिया। पुलिस चीफ ने कहा, लीडो को मैसेज भेजो, उसने अच्छा काम किया लेकिन अब फिर से मुसीबत में मत पड़ना क्योंकि वो सस्पेंडेड है। लीडो अब वापस हॉस्पिटल आ चुका था। जोंग मैन ने फोन करके बताया कि मून बेक ने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है और वो डोंग वैन कंपनी में भी काम कर चुका है। ये सुनकर लीडो ने देखा कि मून बेक बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। लीडो ने आराम से मून बेक से पूछा कि उसे इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है, ये तो उसका मामला भी नहीं है। लेकिन मून बेक ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला कि अगर तुम मेरा शुक्रगुजार हो तो बस थैंक यू बोल दो। लीडो ने हल्का सा अफसोस वाला सांस लिया
दिया क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा था कि सुनुंजा ने गाड़ी में क्या कहा था। मूनबेक ने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि अब मैं चैन से आराम कर सकती हूँ और सबको ये भी बोला था कि उसे बचाने की कोशिश मत करो। मूनबेक ने पूछा कि लीडो सुनुंजा को अपनी माँ जैसा क्यों मानता है। लीडो ने बताया क्योंकि वो उसे अपने बेटे जैसा मानती थी और असली माँ की मौत तब हो गई थी जब वो छोटा था। मूनबेक को लीडो से थोड़ी सहानुभूति होती है, भले ही उसे पता नहीं था कि उसकी अपनी माँ है या नहीं। मूनबेक का बचपन भी काफी खराब रहा। पैदा होते ही उसकी माँ ने उसे बर्फ में छोड़ दिया। एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने उसे उठा लिया। वहाँ बाकी बच्चों के साथ भूखा रहना उसे पड़ा और पैसों के लिए अपनी एक आंख बेचनी पड़ी। एक फैमिली ने गोद लिया लेकिन बाद में वापस भेज दिया। आखिरकार तस्कर उसे अमेरिका ले आए। जाने से पहले एक क्रूर औरत ने उसे समझाया कि अमेरिका मौकों की जगह है और अगर प्यार चाहिए तो बिना वजह मुस्कुराना पड़ेगा। उसने साफ कहा कि वो उसकी माँ नहीं है तो उसकी याद मत करना। मूनबेक को लगा अमेरिका में सब ठीक होगा, लेकिन वहां तो और भी बुरा हाल था। जब उसके अंग बेचने के लिए ऑपरेशन होने वाला था तभी FBI ने आकर उसे बचा लिया। वापस होश में आकर मूनबेक ने लीडो से कहा कि मुझ पर तरस मत खाना। लीडो ने कहा घर जाकर आराम करो, लेकिन मूनबेक यहीं उसके साथ रुकना चाहता था। अगली सुबह स्कूल में ग्यूबोंग को फिर से टेहुन ने रोक लिया। टेहुन ने धमकी दी कि कैरियोके बार में चुपचाप इंतजार करे। ग्यूबोंग चिढ़कर बोला क्यों करूं और क्लास जाने लगा, लेकिन टेह्यून ने उसे पीछे खींचकर दरवाजे से दे मारा। ग्यूबोंग उसका कहना नहीं मानना चाहता था तो टेह्यून ने धमकी दी कि वो लड़की की चोरी छिपे ली हुई तस्वीरें पब्लिक कर देगा। तभी टीचर आ गए और सबको क्लास में भेज दिया। ग्यूबोंग बैठा ही था कि टेह्यून पीछे आकर बैठ गया और पेपर नाइफ से धमकाने लगा कि उसका गुलाम बन जाए। उसने टीचर को गाली देने को कहा और उसका शर्ट भी काट दिया। तभी ग्यूबोंग से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गुस्से में खड़ा हो गया। क्लास में सब चौंक गए। टीचर ने पूछा क्या हुआ, लेकिन वो चुपचाप टेह्यून को घूरता रहा। फिर गाली दी, टेबल को पलटने की कोशिश की और गुस्से में अपना सिर पटकते हुए टेह्यून को देखता रहा। इधर मैनेजर गोंग आग बबूला हो गया क्योंकि ह्यूट के वजह से लीडो उसका इलाका बर्बाद करने आ गया था। उस समय किसी ने मैनेजर गोंग को बताया कि ह्यूट डोंगमैन का आदमी है। जिस दिन उन्होंने डायरेक्टर किम के साथ डील की थी उसी दिन मैनेजर गोंग के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि ह्यूट डोंगमैन के पीछे खड़ा था। ये सुनकर मैनेजर गोंग हैरान रह गया। उधर लीडो और मूनबेक हॉस्पिटल में साथ थे। वो दोनों मिसेस सुनुंजा की देखभाल करने के लिए गार्जियन की तरह बाहर बैठे थे। हाल ही में हुई गन वाली घटना की खबर ने लोगों को डरा के रखा था। लीडो ने थोड़े खोए खोए अंदाज में मूनबेक को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक बहुत शांत गांव था। एक दिन एक आदमी ने गांव के बीचों बीच एक गन छोड़ दी थी और चला गया। कुछ ही समय में गन गायब हो गई और गांव की हालत बदलने लगी। रोज मौतों की संख्या बढ़ने लगी। अब गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे। सब लाइन में लगकर गन खरीदने लगे। सबको लगने लगा कि गन ही इंसाफ है और ताकत है, लेकिन असल में वो इंसानियत की बर्बादी थी। फिर मूनबेक ने पूछा कि आखिर तुम मेरे साथ ज्यादा वक्त क्यों नहीं बिता रहे, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। लीडो हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इधर डोंगमैन का ग्रुप हॉस्पिटल आया लेकिन वहाँ पुलिस पहरा दे रही थी। डोंगमैन सोच में पड़ गया कि ह्यूट की ये हालत किसने कर दी। जब उसे पता चला कि ह्यूट को आगे चलकर व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा तो गुस्से में वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही सॉन्गमैन ने उस शख्स की फोटो देखी जिसने ह्यूट को मारा था, लिफ्ट खुली और उसी में वही आदमी खड़ा था जिसे डोंगमैन ढूंढ रहा था। डोंगमैन शांति से लिफ्ट में चला गया। अंदर मौजूद तीनों लोग तुरंत अलर्ट हो गए। डोंगमैन ने चोरी छुपे चाकू निकाला लेकिन मूनबेक तुरंत आगे बढ़कर लीडो के सामने खड़ा हो गया। ये देखकर डोंगमैन ने कुछ नहीं किया। लिफ्ट खुलते ही लीडो और मूनबेक बाहर निकल गए। स्टोर पहुंचने के बाद जंगमैन लीडो को लेने आ गया। मूनबेक ने लीडो को अलविदा कहा और वहां से चला गया। इसी बीच डोंगमैन का ग्रुप लीडो की कार के पीछे लग गया। उन्हें लगा सब प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन तभी मैनेजर गोंग बार बार डोंगमैन को कॉल करने लगा। मजबूर होकर उसने फोन उठाया। मैनेजर गोंग गुस्से में बोला अभी तुरंत आओ, ये शायद ऑर्डर था, इसलिए डोंगमैन को मानना पड़ा और वो वापस मुड़ गया। पार्किंग लॉट में मूनबेक अपनी असली पहचान में लौट आया। वो अपने लग्जरी कार और साथियों के साथ अपार्टमेंट पहुंचा। डोंगमैन के बारे में रिपोर्ट सुनकर वो थक गया था। उसने डोंगमैन द्वारा बांटी गई सारी गन इकट्ठा कर ली थी। अगर ये ऑपरेशन खुल जाता तो बहुत खतरनाक हो सकता था। जेम्स ने सलाह दी कि मूनबेक जेस को पीछे हटने को कह दे। मूनबेक ने आराम से दवाई का इंजेक्शन लगाया और जेम्स की बात सुनी। फिर उसने हाथ में गन पकड़कर जेम्स को अपने पास बुलाया और तुरंत गोली मार दी क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके काम में दखल दे। इसके बाद मूनबेक ने आदेश दिया कि उन लोगों को ढूंढा जाए जो गन के लिए बेताब हैं। असल में हाल ही में गन बांटने के पीछे का मास्टरमाइंड मूनबेक ही था। जब मूनबेक जवान था तब उसने बदला लेने के लिए उन दो लोगों को ढूंढ निकाला जो उसका ऑर्गन निकालना चाहते थे। शुरू में मूनबेक ने उनसे आराम से बातें की, फिर बिना
देर किए दोनों को गोली मार दी। जब मूनबेक गोली चला रहा था, नीचे गन की डीलिंग हो रही थी। जैसे ही नीचे वालों ने गोलियों की आवाज सुनी, सब घबरा गए और एक दूसरे पर गन तान दी। असल में गन खरीदने वाले लोग जैक को पैसे देने से मुकर गए थे, तो जैक के आदमियों ने उन सब का काम तमाम कर दिया। फिर जैक ऊपर से उस जगह पहुंचा जहां डील हो रही थी। उसने देखा कि सारे गन खरीदने वाले मरे पड़े हैं और ये काम मूनबेक ने अकेले किया है। जैक को मूनबेक की ये बेपरवाह हरकत देखकर मजा आ गया था। मूनबेक घायल हो गया था और उसे होश आने में 3 हफ्ते लग गए। होश में आते ही उसने अपनी आंखें ढककर पूछा, ये कौन सी जगह है? जैक ने कहा, अब यही है तुम्हारा घर। मूनबेक ने पूछा कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। जैक ने कहा, क्योंकि मुझे तुम में दिलचस्पी है। मूनबेक ने बेखौफ होकर गन से कई लोगों को मार डाला था, इसलिए जैक उसकी काबिलियत की इज्जत करता था। जैक ने मूनबेक को नीली आंखें भी दी। मूनबेक ने आईने में अपनी नई आंखें देखी। नई जिंदगी में ढलने के बाद जैक उसे अपने गन बेस पर ले गया। ये साफ इशारा था कि जैक मूनबेक को अपने लिए तैयार करना चाहता था। मूनबेक को समझ नहीं आ रहा था कि जैक ने इतने कमजोर इंसान को क्यों चुना। जैक ने उसे गन पकड़कर कहा, अगर ये तेरे हाथ में है तो तू मजबूत है। मूनबेक ने कॉन्फिडेंस के साथ गन उठाई, टारगेट पर निशाना साधा और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वापस प्रेजेंट में मूनबेक ने अपनी नकली आंख निकाल दी, जिसके पीछे उसकी असली नीली आंख थी। उसी समय डोंगमैन को मैनेजर गोंग के ऑफिस में बुलाया गया। मिलते ही मैनेजर गोंग ने डोंगमैन को पीटना शुरू कर दिया। पूछा कि क्या तू गन बेच रहा है? उसी सुबह पुलिस यहाँ आई थी क्योंकि उन पर गन बेचने का शक था। मैनेजर गोंग ने फिर डोंगमैन को ह्यूट की बंधी हुई फोटो दिखाई। डोंगमैन ने तुरंत कहा कि ये उसका आदमी नहीं है। मैनेजर गोंग ने धमकाया, सच बोल अगर जिंदा रहना है। लेकिन डोंगमैन ने फिर भी गन ट्रेड में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। ये सुनकर मैनेजर गोंग ने लंबी सांस ली और कहा, अब तू घर जा। जैसे ही डोंगमैन बाहर निकला, मैनेजर गोंग के आदमी अंदर आए। असल में मैनेजर गोंग को अब भी डोंगमैन पर भरोसा नहीं था। लग रहा था वो कुछ प्लान कर रहा था। उसी वक्त स्कूल में ग्यूबोंग को उसके क्लासमेट्स तंग कर रहे थे। उन्होंने उसका खाना उसके सिर पर उड़ेल दिया था। फिर टेह्यू ने सबको कहा कि ग्यूबोंग एक स्पाई कैम है और उसके सारे गलत काम अब सबको पता चलने वाले हैं। ग्यूबोंग ने बस एक नजर डाली और कुछ नहीं बोला। जब वो उसे मारने ही वाले थे, तभी टीचर आ गए और पूछा, क्या हुआ? टेह्यून बोला, फर्श गीला था तो ग्यूबोंग गिर गया। टीचर ने ग्यूबोंग को ध्यान से चलने की हिदायत दी। ग्यूबोंग गुस्से में अपना ट्रे लेकर वहां से निकल गया। ऐसे वक्त में बस जोंग डोंग ही था जो हमेशा ग्यूबोंग के साथ खड़ा रहता था। पुलिस स्टेशन में लीडो और कैप्टन मूनबेक से मिली 20 पेज की लिस्ट पलट पलट कर देख रहे थे। कैप्टन ने अंदाजा लगाया कि पीछे जो मास्टरमाइंड है उसने शायद पूरे कोरिया में गन सप्लाई की है। लीडो ने सोचा कि मूनबेक से और डिटेल्स निकाली जा सकती है। उसने मूनबेक को मैसेज किया, तुमने लिस्ट देखी? मूनबेक ने साफ साफ जवाब दिया, हाँ देखी। लीडो ने धीरे से कहा, अपना ध्यान रखना, अगर मास्टरमाइंड तक पहुंचे तो मुझे इन्फॉर्म करना। मूनबेक ने हामी भरी और कहा, मदद करूंगा। मैसेज खत्म होते ही मूनबेक ने एक आदमी से बताया, वो लीडो कई दिनों से तेरा पीछा कर रहा है, कुछ करना है? मूनबेक गन साफ करते हुए बोला, जल्दबाजी मत कर, अभी एक चीज कंफर्म करनी है। फिर वो दोस्तों से मिलने की तैयारी करने लगा। उधर एक कार सुनसान सड़क पर रुकी और सीधे उस रेस्टोरेंट की तरफ गई जहां ग्यूबोंग और जोंग डोंग देर रात तक स्नैक्स खा रहे थे। जोंग डोंग ने ग्यूबोंग से कहा, तू तो टेह्यून से भिड़ गया, तुझे डर नहीं लगता? अगली बार तो वो और भी गंदा चाल चल सकता है। ग्यूबोंग ने बोला, तू डरता है इसीलिए लोग तुझे बुली करते हैं। इस पर जोंग डोंग ने उस दिन के पंच के लिए माफी मांगी। ग्यूबोंग ने कहा, मुझे पता है तू जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इतने में पास वाली गली में लड़ाई छिड़ गई। मूनबेक ने ऊपर शूटिंग रेंज की तरफ देखा, एयर गन उठाई और बाहर आकर सड़क पर मारपीट कर रहे गुंडों को शूट कर दिया। दर्द से तड़पते हुए गुंडे गालियां देने लगे। मूनबेक बोला, यहाँ तमाशा क्यों लगा रखा है, मैं मूनबेक हूँ। फिर घुसकर सबकी धुनाई कर दी। ग्यूबोंग ये सब देखकर इम्प्रेस हो गया। वो भागकर मूनबेक के पास पहुंचा और बोला, मुझे शूटिंग सीखना है। दोनों एयर गन रेंज पर गए। पहली बार होने के बावजूद ग्यूबोंग ने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रिगर दबाया, टारगेट पे हिट किया और अपने अंदर का गुस्सा निकाल दिया। घर आकर अपनी माँ से मिला और अपने कमरे में लेट गया। माँ फल लेकर आई पर उसने ध्यान नहीं दिया। माँ उदास हुई तो ग्यूबोंग बोला, आपने हमेशा सब दिया, आप सच में बहुत अच्छी हो। ये सुनकर माँ के चेहरे पर सुकून आ गया। ग्यूबोंग ने पूछा, लोग सबसे ज्यादा कब दुखी होते हैं? माँ बोली, जब तू बीमार या मुसीबत होता है। माँओं के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगली सुबह मूनबेक के ऑफिस में एक आदमी ने रिपोर्ट दी, डोंगमैन अपने पास वाली लिस्ट से गन्स कलेक्ट कर रहा है। मूनबेक ने पूछा, डायरेक्टर किम की दुकान का क्या? आदमी बोला, अभी तक किसी ने वेयरहाउस को हाथ नहीं लगाया। मूनबेक गुस्से में बोला, तुम लोग इतने स्लो क्यों हो? उधर मैनेजर गोंग भी चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं निकाल पा रहा था। मैनेजर गोंग अपने बंदों को डांट ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा।
उसने कॉल उठाई लेकिन उसे पता नहीं था कि लाइन पर मूनबेक है। ऊपर से मूनबेक इंग्लिश में बात कर रहा था। गोंग को गुस्सा भी आया कि कोई उसे इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है, लेकिन वो ये भी देखना चाहता था कि सामने वाला कहेगा क्या। मूनबेक ने बोला, वो बॉक्स ढूंढ जिसमें रेड लेबल हो। गोंग जब गोदाम में घुसा तो वो हक्का बक्का रह गया। हर बॉक्स पर रेड लेबल था और अंदर झांककर देखा तो बंदूकें। मूनबेक ने साफ बोल दिया, ये सब रियल गन है और हाल ही की शूटिंग में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो यहीं से आए थे। गोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मूनबेक ने आगे कहा कि डायरेक्टर किम को तूने मार दिया, इसलिए गन वेयरहाउस में अटक गई है और कोई इन गनों को ढूंढ रहा है। गोंग ने पूछा कौन? मूनबेक ने बोला डोंगमैन। ये सुनते ही गोंग हिल गया। उसने पूछा तू डोंगमैन को कैसे जानता है? मूनबेक ने मना कर दिया लेकिन सलाह दी सावधान रहना और कॉल काट दी। गोंग के दिमाग में अलर्ट बज गया। उधर गन डिलीवर होने के लिए तैयार थी। जो लोग उन्हें लेने आए थे वो डिलीवरी पॉइंट पर आ चुके थे। भेजने वालों ने डिलीवरी वालों से कहा कि सामान देते वक्त फोटो खींचकर भेज देना, तभी पेमेंट मिलेगी। मूनबेक को जैसे ही खबर मिली कि पैकेज डिलीवर हो गया है, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। उसी समय ग्यूबोंग घर से स्कूल के लिए निकला। उसकी माँ पीछे से दौड़ी और बोली, आज जल्दी घर आ जाना, शाम को तेरी पसंद का मीट बना दूंगी। ग्यूबोंग कुछ नहीं बोला, बस पलटकर माँ को लंबे समय तक गले लगाया जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। एक एक करके सारे ऑर्डर डिलीवर हो रहे थे। मूनबेक का प्लान धीरे धीरे पूरा हो रहा था। खुश होकर मूनबेक लीडो से मिलने गया। लीडो ने उससे पूछा कि गन रिसीव करने वालों की लिस्ट मिली क्या? मूनबेक ने लिस्ट दिखा दी और बोला, मैं आमतौर पर किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम पर करता हूँ। उसने लिस्ट में कुछ शक वाले नाम भी दिखाए जिसमें कुछ हाई स्कूल के बच्चे भी थे। उधर स्कूल में टैह्यून और उसका गैंग ग्यूबोंग से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। स्कूल का साइड गेट किसी ने लॉक कर दिया था। एक लड़के ने आइडिया दिया कि बाथरूम का कूड़ेदान ले आओ और ग्यूबोंग को उसमें डाल देते हैं, लेकिन टैह्यून ने मुंह बनाकर मना कर दिया और बोला उसका बैग लेके आओ। इसी बीच क्लास मॉनिटर ने ग्यूबोंग को कहा, होम रूम टीचर बुला रहे हैं। ग्यूबोंग के मन में डर था क्योंकि सुबह ही उसने अपने बैग में गन रखी थी। जैसे वो क्लास से बाहर निकला, टैह्यून के कहने पर एक लड़का चुपके से क्लास में घुसा। उसी समय लीडो ने अपनी टीम को कॉल करके ऑर्डर दिया, तुरंत ग्यूबोंग के स्कूल में पहुंचो। उसे पता चल गया था कि वहां पढ़ने वाले एक लड़के के पास गन है। उसकी टीम तुरंत दिए गए लोकेशन की तरफ निकल पड़ी। लियो ने तुरंत स्कूल में फोन किया और कॉल उठाने वाली ग्यूबोंग की होम रूम टीचर निकली। लियो ने उसे बताया कि स्कूल में एक लड़का है जो शायद किसी सीरियस केस में शामिल है, लेकिन फिलहाल उसके पास उस लड़के का सिर्फ फोन नंबर ही है। टीचर ने वो नंबर मांगा ताकि जांच में मदद कर सके। दोनों की बात चल ही रही होती है कि तभी ग्यूबोंग वहां पर आ गया। टीचर ने जल्दी से कॉल काट दी और कहा कि बाद में फिर बात करेंगे। उसने ग्यूबोंग से कहा, तुम बाद में आना, अभी मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है। ग्यूबोंग वापस क्लास में आया तो देखा कि जोंगडोंग को टैह्यून का गैंग तंग कर रहा था। गुस्से में ग्यूबोंग ने अपना बैग टटोला लेकिन गन गायब थी। असल में टैह्यून के गुंडों ने गन निकालकर उसे दे दी थी। टैह्यून गन लेकर क्लास में आया और ग्यूबोंग का मजाक उड़ाने लगा। उसे लगा कि ये कोई खिलौना गन है। उसने मजे में गन की नली ग्यूबोंग के सिर पे रख दी जैसे उसे डरा रहा हो। ग्यूबोंग तो डर गया क्योंकि उसे पता था कि ये रियल गन है। कांपते हुए उसने कहा कि प्लीज मत चलाना। टैह्यून ने उसे डरपोक कहते हुए उसे चिढ़ाया और फिर धाएं। किसी दूसरे क्लास में गोली चलने की आवाज आई। टैह्यून चौंक गया, ये क्या, मैंने तो ट्रिगर दबाया ही नहीं। उसने गन चेक की और तब समझा कि इसमें स्टील बुलेट्स डाले गए थे। गुस्से में उसने ग्यूबोंग से पूछा, तू हमें मारना चाहता है क्या? और धमकी दी कि उसे गोली से छलनी कर देगा। उधर टीचर स्टूडेंट की लिस्ट देख रही थी, तभी उसे पता चला कि वो नंबर जोंगडोंग का है। उसी समय गुस्से में जोंगडोंग ने उस लड़के को गोली मार दी जो उसे परेशान कर रहा था और फिर इधर उधर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे सारे बच्चे चीखते भागते क्लास से निकलने लगे। असल में सारे दरवाजे जोंगडोंग ने पहले से ही लॉक कर दिए थे। फिर वो ग्यूबोंग के पास आया और उसे स्टील बुलेट्स वाली गन पकड़ा दी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कसम खा ली थी कि वो आज स्कूल के सारे बुलीज को खत्म कर देगा। ये सुनकर डरपोक टैह्यून वहां से भाग निकला। बच्चे किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सारे रास्ते पहले से ही बंद थे। अब जाकर टैह्यून को सच में डर लगने लगा। तभी लीडो और मूनबेक स्कूल पहुंच गए। उन्होंने रास्ता तोड़कर कुछ फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। लियोडो ने ठान लिया कि अंदर जाकर इस पागलपन को रोकना ही होगा। इसी बीच जोंगडोंग को टैह्यून और उसके गैंग का ठिकाना मिल गया। वो वहां पहुंचा और एक एक करके नाम पुकारते हुए बोला, बाहर आओ और गोली खाओ, और कोई रास्ता नहीं है। उसने एक डील रखी,
अगर तुम सब लोग अपने अपने सिर आगे कर दोगे तो बाकी बच्चों को छोड़ दूंगा। पास ही छिपी हुई टीचर ने ये सुना और बात करने की कोशिश की, लेकिन जोंग डोंग भड़क गया। उसे याद था कि कितनी बार उसने उस टीचर से मदद मांगी थी, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था और पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लगा। जल्द ही टेह्यून भी जोंग डोंग के निशाने में आ गया, लेकिन किस्मत से टाइम पर लीडो वहां पहुंच गया और झट से जोंग डोंग को काबू कर लिया। तभी पीछे से ग्यूबोंग ने गन सीधा टेह्यून पर तान दी। लीडो धीरे धीरे उसके पास गया और नरमी से बोला, ग्यूबोंग, जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। ये सुनकर ग्यूबोंग का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कब से अपने ही दोस्तों के हाथों तंग हो रहा था, इस वजह से वो टूट चुका था और गलत रास्तों पर जाने की सोच बैठा था। शुक्र है लीडो टाइम पर आया और सब रोक दिया। जोंग डोंग को पुलिस ने पकड़ लिया और ग्यूबोंग को भी थाने ले जाया गया। मूनबेक भी थोड़ा निराश हुआ कि ग्यूबोंग ने किसी को गोली नहीं मारी। तभी ग्यूबोंग की माँ रोते हुए स्कूल में पहुंच गई। माँ को देखकर ग्यूबोंग के मन में एक राहत की सांस आई। अच्छा हुआ कि उसने टेह्यून को नहीं मारा, अब भी उसके पास सही करने का मौका था। लीडो ने मूनबेक की तरफ देखा और उसे वो बात याद आई जो मूनबेक ने बताई थी। एक हाई स्कूल स्टूडेंट गन लिए घूम रहा था और उसे एक शिपिंग एड्रेस वाली लिस्ट फेंक दी थी। यह आने से पहले लीडो ने अपनी टीम को मैसेज किया था कि जैसे ही शूटिंग का मामला सुलझे मूनबेक को पकड़ने की तैयारी करे, लेकिन मूनबेक तो अचानक गायब ही हो गया। सब लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। इस बीच लियो को एक रिपोर्ट मिली कि जिस मूनबेक से वो मिला था वो असली वाला नहीं बल्कि एक इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया था। लीडो जब डोंगजिन के अपार्टमेंट लौट रहा था उसे एक बेहद संदिग्ध पैकेज मिला। उसमें उन लोगों के पते थे जिन्होंने गन मंगवाई थी और साथ ही एक गन भी थी। देश भर में शूटिंग की वारदातें बढ़ रही थी। लोग डर के साये में जी रहे थे। पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को भरोसा दिलाना पड़ा। गैंगस्टर भी ये मामला भांप गए और उन्होंने अपने लोगों को गन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इससे मैनेजर गोंग की हालत पतली हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वेयरहाउस में रखी गन का क्या करें। आखिरकार उसने लीडो को बुलाया और कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलने को कहा। उसने तय किया कि गन पुलिस को सौंप देगा। लीडो ने गन लेकर टेस्ट शॉट फायर किया, फिर पूछा ये गन कहाँ से खरीदी। मैनेजर गोंग बोला, एक ड्रग डीलर से, नाम है डायरेक्टर किम। उस रात जब मैं नाइट क्लब गया था तब ली थी। लीडो ने पूछा डायरेक्टर किम कहाँ है। गोंग ने कहा पता नहीं, लेकिन जब लीडो ने थोड़ा दबाव डाला तो उसने मान लिया कि डोंगमैन को शायद पता होगा। लीडो को शक हुआ कि गोंग उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है। गोंग ने कहा, भाई मुझे सेफ्टी नहीं लग रही, पुलिस प्रोटेक्शन मुझे चाहिए। पते की लिस्ट पुलिस को मिल गई थी तो उन्होंने गन रिकवर करना शुरू किया, लेकिन सिर्फ आधी गन ही वापस मिली। सीनियर इंस्पेक्टर ने तुरंत बाकी गन खोजने का प्लान बनाने लगा। उधर मूनबे को रिपोर्ट मिली कि मैनेजर गोंग डर कर गन पुलिस को दे चुका है। डोंगमैन ने अब तक कोई मूव नहीं किया। असल में गोंग और डोंगमैन ने गन किसी वारदात में इस्तेमाल नहीं की थी। वो दोनों मिलकर उसी गन को रीसेल कर रहे थे और तगड़ा पैसा कमा रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर एक मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी खोल रखा था। मैनेजर गोंग कोई बड़ा काम करने की तैयारी में था, लेकिन उसके लिए उसे डोंगमैन से एक और गन सप्लायर यानी कि डायरेक्टर किम को हटवाना था। लेकिन इस वक्त डोंगमैन और उसके लोग खुद लालच में आ गए। क्यों ना सब रिसोर्स हम अपने पास रख लें। मैनेजर गोंग के पास अब गन बेचने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सीधा थाने पहुंच गया और पुलिस को बता दिया कि डोंगमैन का लिंक एक और गन सप्लायर से है और ये चाल उसने इसलिए चली ताकि अपना नाम इलीगल गन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से साफ कर सके। इधर लीडो को एक और गन सप्लायर मूनबेक की पहचान मिल गई। पुलिस चीफ ने तुरंत अपनी टीम को कहा, अब हमें मूनबेक को भी ढूंढना पड़ेगा। उधर पुलिस चीफ की बेटी को किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके साथ ठगी हो गई और सारे पैसे लुट गए। डोंगमैन को पकड़ने के लिए पुलिस मैनेजर गोंग के साथ ट्रांजैक्शन वाली जगह तक गई। डोंगमैन को खबर मिली कि गोंग आ रहा है, तो उसने अपने आदमी को बोला सारे गन छुपा दो। रास्ते में मैनेजर गोंग एक फेमस बेकरी के पास से गुजरा और सबके लिए केक ले लिया। डोंगमैन को पहले थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बैग एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैनेजर गोंग ने उसे प्राइवेट में बुलाया और डायरेक्टर किम के बारे में बात करने लगा। वही आदमी जो गन सप्लाई करता था और जिसे डोंगमैन अपने वेयरहाउस में छुपा रहा था। जब गोंग ने जेब में हाथ डाला, डोंगमैन को लगने लगा गन निकलेगी, लेकिन गोंग ने फोन निकाला और बोला, ये डायरेक्टर किम का फोन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, पासवर्ड चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, पासवर्ड के लिए किम के 10 उंगलियां लानी होंगी।
असल में वो डोंगमैन का इरादा परख रहा था क्योंकि उसे पता था किम अंदर ही है। गोंग ने लीडो को कॉल करके कहा मुझे इस केस में फंसने मत देना। गोंग के निकलने के बाद किम ने डोंगमैन से पूछा उसने क्या कहा। डोंगमैन ने जवाब दिया तुम मुझ पर भरोसा करते हो। फिर हंसते हुए बोला उसे तुम्हारी 10 उंगलियां चाहिए। रात में डोंगमैन अपने आदमियों के साथ ऐसे निकला जैसे वाकई किम की उंगलियां लेने जा रहा हो। ये खबर गोंग के आदमियों ने उसे दे दी। गोंग ने उसे हिदायत दी डोंगमैन पर नजर रखो। गोंग की चिंता ये थी कि डोंगमैन लाश को इतनी सफाई से गायब कर देता है कि किसी को भनक भी नहीं लगती। वो पुलिस के हाथों ही उसे पीछा छुड़ाना चाहता है। डोंगमैन ने अपने लोगों को खाली मैदान में भेजा ताकि दिखावा कर सके कि वो किम की लाशें खोद रहा है। पब्लिक बाथ हाउस पहुंचकर गोंग ने अपने आदमी से कहा जैसे ही डोंगमैन निकले उसके ऑफिस में पहुंचना। प्रोसेस तेज करने के लिए गोंग के लोग डोंगमैन को भगा देते हैं और जाते जाते याद दिलाते हैं मैनेजर गोंग तुम्हारी 10 उंगलियों का इंतजार कर रहा है। डोंगमैन कुछ नहीं बोलता, कपड़े बदलता है और निकल जाता है। इस समय पुलिस मैनेजर गोंग की बिल्डिंग के बाहर उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी थी, लेकिन पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि वहां मिलने वाला डायरेक्टर किम होगा। असल में ये डोंगमैन की चाल थी। उसने किम को भेजा ताकि वो गोंग से निपट ले। डोंगमैन खुद गन लेकर गोंग के आदमियों से मिला और उसकी टीम ने सबको गोली मार दी। अंदर किम हंस रहा था कि गोंग ने उसे धोखा दिया और अब गोंग को डोंगमैन ने धोखा दे दिया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस तुरंत अंदर घुसी। अंदर डोंगमैन मैनेजर गोंग के घर की तरफ बढ़ रहा था सारा पैसा लेने के लिए। इस वक्त मैनेजर गोंग और डायरेक्टर किम अभी भी एक दूसरे पर गोली बरसा रहे थे, चाहे हालत मरने ही वाली क्यों ना हो। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी दोनों को समझ आ गया कि असली गेम मास्टर तो डोंगमैन है। डोंगमैन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए लीडो ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, गन उठाई और सीधा उसके बेस पर पहुंच गया। उधर डोंगमैन अपने आदमियों में ताजा लुटा रहा पैसा बांट रहा था। उसने फोन पर अपने बंदे से पूछा गोंग का क्या हुआ। उसे लगा सब बढ़िया तरीके से निपट गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा उसके दरवाजे पर पहुंच चुका है। लीडो आ चुका है। डोंगमैन धीरे धीरे घर में घुस रहा था, तभी लीडो ने जिसे देखा उसे शूट कर दिया। गोलियों की आवाज से डोंगमैन और उसके लोग घबरा गए, लेकिन लीडो तो जैसे चिल मोड में था। एक एक करके बड़ी सफाई से सबको गिरा रहा था, लेकिन लीडो ने डोंगमैन को भागने का मौका दे दिया। फिर वो फटाफट छत पर चढ़ा, दूर से निशाना लगाया और डोंगमैन की कार के टायर पर गोली मार दी। गाड़ी बेकाबू हो गई। डोंगमैन भागते भागते अपने आदमियों को कॉल कर रहा था उठो निकलो यहाँ से, लेकिन तभी लीडो ने सटीक निशाना साधा और डोंगमैन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस एक गन स्मगलिंग केस में पुलिस ने एक साथ 3 डीलर गिरा दिए और ढेर सारी अलग अलग तरह की गन जब्त कर ली। उधर मूनबेक अपने डीलरों को गिरफ्तार होते हुए देखकर आग बबूला हो गया। पुलिस चीफ अपनी बेटी की लाश मॉर्चरी में देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे अपने बच्चे के खोने का गम उसे तोड़ चुका था। इसी बीच लीडो एक गन में मिले किसी अजीब पार्ट की जांच कर रहा था। उसने लेबल उखाड़कर अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेचने वाले दोस्त को दिखाया। पता चला ये तो वायर टैपिंग चिप है, यानी सुनने वाली डिवाइस। दोस्तों ने कहा भाई इसके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम भी तो होना चाहिए। लीडो ने पुलिस द्वारा जब्त की गई सारी गन चेक करना शुरू कर दिया और वाकई गन के शेल के नीचे कई लिसनिंग डिवाइस छुपे थे। उधर मूनबेक ने वोंगसू के साथ नया प्लान बनाना शुरू किया। मूनबेक चाहता था कि हर कोरियन के पास गन हो, लेकिन वोंगसू को यह आइडिया बहुत खतरनाक लगा। फिर भी मूनबेक अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने वोंगसू को एक छोटा गिफ्ट दिया और कहा बस आने वाले इवेंट में अच्छा फोटो खींचना। लीडो ने सारे डिवाइस चेक करने के बाद अपने बेस पर टीम के साथ मीटिंग की। उसने बताया कि ये सब यीजू ऑर्गेनाइजेशन का काम है, एक बड़ा ब्लैक मार्केट नेटवर्क। साथियों ने पूछा तुझे याद है कि वो केस जिसमें एक आदमी ने फांसी लगाई थी? जांच में पता चला उस आदमी का 20 साल पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था। वो अनाथ बच्चों को विदेशियों को बेचता था। उसके छत पर मिले बुलेट सबूत थे कि वो अपने देश से गद्दारी कर सकता था। लीडो को उस केस की डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन उसने जीपीएस और लिसनिंग डिवाइस खोज लिए जो गन भेजने वालों की लोकेशन ट्रैक कर सकते थे। अगर पुलिस इनके सिग्नल पकड़ ले तो सीधा मास्टरमाइंड के अड्डे तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन पुलिस वहां पहुंच पाती उससे पहले मूनबेक ने बोर होकर पुलिस के साथ खेल खेला। उसने कॉन्फ्रेंस रूम खाली करवा दिया और उसे पूरा यकीन था कि लीडो को जल्द ही वो चिप्स मिल जाएंगे। मूनबेक अलग अलग एड्रेस गिन गिन के बता रहा था कि कहां कहां शूटिंग होने वाली है। साथ ही उसे ये भी जानने की बड़ी टेंशन थी कि लीडो इन गन वाले पागलों को कैसे रोकेगा ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। एड्रेस नंबर 27 बैंक जो। यहाँ जो शूट करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ खुद था। वो अपनी कार में
बैठा न्यूज सुन रहा था जिसमें लोन शार्क के घोटाले की रिपोर्ट चल रही थी। कुछ पीड़ित ऐसे कदम उठा चुके थे जिनसे उनकी जान चली गई क्योंकि वो अपना पैसा वापस नहीं पा सके। जैसे ही पुलिस चीफ को अपनी बेटी की मौत की खबर मिली, उसने कसम खा ली कि आज इन लोन शार्क को सबक सिखाएगा। जैसे ही वो कार से निकला, लीडो भी तेजी से बाहर भागा। पुलिस टीम उस चिप की लोकेशन को ट्रैक करके सीधे ब्लू ब्राउन ऑटोनॉमस जोन की तरफ रवाना हो गई। पुलिस चीफ बड़े ठंडे दिमाग से लोन शार्क के अड्डे में घुसा, माइक उठाया और बोलना शुरू कर दिया। लोन शार्क को लगा कि ये कोई पिरामिड स्कीम का आदमी है। तभी चीफ ने अपनी बेटी सो यूंग की कहानी सुनानी शुरू की, कैसे इन ठगों के चक्कर में कर्ज के बोझ से दबकर उसकी बेटी ने अपनी जान दे दी और एक एक करके कमरे में बैठे हर शख्स का नाम और उसका गुनाह सबके सामने बताया। लोन शार्क भड़क गए, उसका गला पकड़कर पूछा, तू चाहता क्या है? चीफ ने कहा, मेरी बेटी की तस्वीर के सामने माफी मांगो, नहीं तो आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। गोलियों की गूंज सुनते ही लोन शार्क डरने लगे। चीफ के दिमाग में फिर से वो सीन घूम गया। उसकी बेटी उनसे रहम की भीख मांग रही थी और अब वो किसी को माफ करने के मूड में नहीं था। वो उनका पीछा करता हुआ सड़क तक पहुंच गया। पुलिस भी वहां पहुंच गई उन्हें रोकने के लिए। वोंगसू भी वहीं था और मूनबेक के ऑर्डर पर ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तभी लीडो पुलिस चीफ के सामने आ खड़ा हुआ। उसने चीफ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चीफ के अंदर का गुस्सा अब उबल चुका था। लीडो ने उसे याद दिलाया कि सालों पहले जब उसने अपने छोटे भाई को खोया था, तब चीफ ने ही उसे रोककर समझाया था, बुरे आदमी को मारना सही रास्ता नहीं है, वरना तुम्हारी अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस बात ने लीडो को पुलिस ऑफिसर बना दिया था। अब चीफ पलटकर पूछ रहा था, जब तू बच्चा था तब तूने अपने किसी खोने का दर्द कैसे झेल लिया? ये सीन मूनबेक को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मकसद था कि लोग नेगेटिव हो जाएं और एक दूसरे पर गोली चलाएं, लेकिन उसने गन उठाई और कार के बाहर आ गया। मूनबेक और उसके आदमियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस चीफ ने अपना शरीर ढाल बनाकर लीडो को बचाया और खुद गोली खा ली। चीफ को अपने सामने गिरते देख लीडो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। वो एक्शन लेने ही वाला था कि मूनबेक ने उसे इतनी तरह शूट किया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लीडो ने आखिरी बार अपने उस अंकल को देखा जिसने सालों पहले उसे संभाला था, लेकिन अब वो बेबस था। मूनबेक ने वोंगसू को नीचे जाने का आदेश दिया। वोंगसू लीडो के सामने खड़ा हो गया। मूनबेक ने पूछा, जब तू मर्सिनरी था तब कितने लोगों को मारा था? फिर उसने तंज कसा, जब तू खुद कातिल है तो कैसी जस्टिस की बात करता है? मूनबेक लाइव कैमरा के सामने खड़ा हो गया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल पड़ा, हाँ, हाल ही की सारी शूटिंग्स का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ और अब से मैं हर किसी को फ्री में गन दूंगा, जिसे चाहिए ले लो। उस रात मूनबेक की बात सुनकर दिमाग से अस्थिर लोग उनके तो कान खड़े हो गए। पूरे कोरिया में हड़कंप मच गया। इधर लीडो की हालत सीरियस थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मूनबेक ने ऐलान करते ही गन उठानी शुरू कर दी और हर जगह गन बांटने लगा। किसी ने तो लाइव स्ट्रीम करके गन का अनबॉक्सिंग रिव्यू भी डाल दिया। रिपोर्टर्स चिल्लाने लगे, अगर ये चलता रहा तो देश भर में हर कोई टेररिस्ट बन जाएगा। असली गन सस्ती कीमत पर हर जगह बिकने लगी। माहौल इतना खराब हो गया कि मार्शल लॉ लागू करने की नौबत आ सकती थी। लोग अब हर वक्त शूटिंग के डर में जी रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में दिखा 40% लोग गन को लीगल करने के हक में थे। सड़क पर गन सपोर्ट करने वाले और गन के खिलाफ वाले आमने सामने भिड़ गए। देश में सिविल वॉर के आसार बढ़ गए और यही तो मूनबेक चाहता था। हॉस्पिटल में नर्स पार्क सो हियान इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो भी गन ढूंढने लगी ताकि अपने परेशान करने वाले साथियों से बदला ले सके। मूनबेक गन लीगल करवाने की स्पीड बढ़ाने के लिए गैंग्स के अड्डों पर गया और जो भी गन के खिलाफ था उससे सीधा निपट गया। उधर बेहोशी में लीडो ने सपने में देखा लोग मजबूरी में बेवकूफी भरे काम कर रहे हैं और उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो एकदम उठ बैठा और पुलिस चीफ को ढूंढने के लिए निकला। जब उसे पता चला कि चीफ अब इस दुनिया में नहीं है, लीडो का इरादा पक्का हो गया। अब उसे मूनबेक को ढूंढना ही है। मूनबेक के फ्री गन्स वाले ऐलान से पुलिस भी पागल हो चुकी थी। मार्शल लॉ का डर, चारों तरफ हथियारबंद लोग और पब्लिक के दो धड़े एक जगह इकट्ठा होकर लड़ाई पर उतारू। इसी बीच वो नर्स अपने साथियों की बेइज्जती झेलते झेलते अपना सब्र खो बैठी। उसने गन उठा ली और अब वो किसी भी वक्त गोली चला सकती थी। लियो पुलिस चीफ को आखिरी विदाई देने के बाद प्रोटेस्ट साइट पर गया। तभी उसे एक अनजान कॉल आई। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे समझ आ गया ये कॉल मूनबेक का है। लीडो मूनबेक के ऑफिस पहुंचा। वहां उसके सारे आदमी हथियार चलाने में माहिर थे। मूनबेक को मैच बॉक्स बोर्डिंग हाउस वाला पुराना मामला याद आया। उसका पहला साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एक पुलिस वाले ने नाकाम कर दिया था और वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि लीडो था। मूनबेक को यह भी पता था कि लीडो ने पहले बहुत लोगों को मारा है। फिर भी उसे हैरानी थी कि लीडो गन उठाने से मना क्यों करता है। इसीलिए मूनबेक ने प्लान बनाया। देखते हैं कि अगर लीडो फिर से गन उठाए तो क्या होता है। लीडो को समझ नहीं आता कि मूनबेक उसे बार बार टेस्ट क्यों कर रहा है।
गुस्से में वो उसके सामने ही बोल देता है कि तू बस एक घटिया सा बिजनेसमैन है, लोगों को भड़का कर पैसे कमाता है। मूनबेक हंसकर कहता है, मुझे तो बस ये जानना है कि अगर इस देश में बंदूकें खुलकर इस्तेमाल हों तो क्या होगा। लोग अपने दिल का गुस्सा निकाल पाएंगे। पुलिस चीफ और उस बूढ़ी औरत वाला केस याद है? असली इंसाफ तो बंदूक ही दिला सकती है। यही है बराबरी और डेमोक्रेसी, जहाँ हर किसी के पास बंदूक हो। लीडो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास बंदूक होगी तो वो एक दूसरे को मारने लगेंगे। मूनबेक फिर ट्रक भर भर के बंदूकें लेकर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच जाता है और सबको चिल्लाकर कहता है, आओ मुफ्त में बंदूकें लो। भीड़ पागल हो जाती है। लोग बंदूक लेने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। लीडो अपने ही आदमियों से भिड़ जाता है। 10 बंदूकधारी सिपाही होते हैं लेकिन कोई ढंग से काम नहीं करता। टीवी पर ये सब देखकर नर्स पार्क भी अपने ऑफिस के साथियों को मारने की सोच लेती है। मूनबेक वहीं खड़ा होकर रिपोर्टर से कहता है, सब रिकॉर्ड करो, दुनिया को दिखना चाहिए कि बंदूक मिलने पर लोग कैसे पागल हो जाते हैं। न्यूज देखने वाले लोग बस सर पकड़कर रह जाते हैं। लेकिन लीडो का ध्यान सिर्फ मूनबेक पर होता है। उसे लगता है कि मूनबेक लोगों के गुस्से और लालच को गलत तरह से समझ रहा है। लीडो आसपास का माहौल इग्नोर कर सीधा मूनबेक की तरफ बढ़ जाता है। वो स्मोक बम फेंकता है और ट्रिगर दबाकर भीड़ की रिएक्शन देखने लगता है। लेकिन पहला शॉट चलते ही कोई गलती से मूनबेक को ही गोली मार देता है। फिर डर की वजह से लोग एक दूसरे पर ही गोली चलाने लगते हैं। कुछ दिमाग से अस्थिर लोग तो बस पागलों की तरह शूटिंग करने लगते हैं। लीडो अभी तक एक भी गोली नहीं चलाता। वो सीधा धुएं के बीच से भागकर एक छोटे बच्चे को बचाने पहुंच जाता है। इस सीन को रिपोर्टर लाइव रिकॉर्ड करता है, जिससे नर्स पार्क का मन बदल जाता है और वो अपने साथियों को मारने का प्लान छोड़ देती है। ये सीन और भी कई लोगों की पागलपन भरी चाहत को शांत कर देता है। उसी दिन की गोलीबारी में लीडो एक आदर्श इंसान की तरह सामने आता है, जो एक छोटे बच्चे को बचाकर आखिर तक उसके साथ खड़ा रहता है। उसी घटना के बाद बंदूकें बैन कर दी जाती हैं। लोग समझ जाते हैं कि जब हालात हाथ से निकल जाते हैं तो कोई नहीं जान पाता कि कौन अपनी रक्षा कर रहा है और कौन दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। लोग और नर्स पार्क अपनी बंदूकें वापस पुलिस को सौंप देते हैं। लेकिन रिपोर्टर का अंजाम बुरा निकलता है, क्योंकि पहले उसने एक सफाई कर्मी औरत की मदद नहीं की थी। वो औरत सालों का गुस्सा निकालते हुए उस पर गोलियों की बौछार कर देती है। इसके बाद लीडो उस बच्चे को अपने साथ रख लेता है और उसे ऐसे पालता है जैसे कि वो उसका भतीजा हो। और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी न्यू स्टोरी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।